हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं हर बार आपको रिमाइंडर देती हूँ कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करके प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। कुछ नहीं करना आपने, लिंक पे क्लिक करो, हर टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी, हर टॉपिक पे मिल जाएगी, वीडियोस देखो। और अगर आपको ये चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करते रहो, चैनल को आगे शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कवर कर लिया है और हमने स्टार्ट किया है डिमांड चैप्टर। मेरा सोर्स है संदीप गर्ग माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आज जो हमने डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे विच इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है इसको पहले डेफिनेशन से समझेंगे, लेकिन एक जनरल रूल लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर आपका प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी का बढ़ेगा तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी। और इसमें एक और रूल आता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको हम सिट्रस पैरेबस कहते हैं। सिट्रस पैरेबस का मतलब होता है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रख दो, कि ना ही कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, ना ही कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ना ही रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं चेंज हो रही, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, सब एज इट इज़ है। ये अज्यूम करके अगर प्राइस किसी कमोडिटी का प्राइस अगर इस मार्कर का बढ़ रहा है तो जो मैं इसकी क्वांटिटी डिमांड करूंगी वो कम होगी, और अगर इसका प्राइस कम हो जाता है तो मैं इसकी जो क्वांटिटी डिमांड करूंगी वो ज़्यादा होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन हम डेफिनेशन में देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, आपको प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सिट्रस पैरेबस। ठीक है, सिट्रस पैरेबस मतलब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसको सिट्रस पैरेबस बोलते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो रहा है। बेसिकली ऑपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है, उसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंस देखा था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है, कि डिमांड मतलब अगर कोई भी कमोडिटी आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या कम कंज्यूम करेंगे डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स विच आर अदर दैन द ओन प्राइस, मतलब अपने प्राइस को छोड़ के अगर कोई भी और चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है डिमांड को तो उसको डिमांड कहेंगे। लेकिन अगर उसी कमोडिटी का अपना प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है और उसकी वजह से आप उस कमोडिटी की डिमांड कम या ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने अभी भी आपको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है बेस्ड ऑन प्राइस। ठीक है, और इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज़ का, अगर आपकी कोई किताब है, किताब तो चलो एक बहुत ही नेसेसिटी हो गई, लेकिन अगर आप कुछ गुड कंज्यूम कर रहे हैं, आप चॉकलेट्स लेने जा रहे हैं, अगर चॉकलेट का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो आप लेंगे वो कम होंगी, क्वांटिटी डिमांड जो आप चॉकलेट की करेंगे वो कम हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम अगर उसका प्राइस कम होता है या आप कहीं स्टोर में जाते हैं और आपको दिखता है कि आज इस पर सेल है और आज चॉकलेट का प्राइस आधा है, तो आप कहेंगे चलो अब मैं सेम प्राइस के लिए तो चॉकलेट लेने आया था लेकिन अब वो आधा प्राइस है, मैं उसमें 2 ले लेता हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज कि प्राइस कम होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है चॉकलेट की वो बढ़ जाएगी। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड इसी को कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ फर्स्ट परचेज। फर्स्ट परचेज क्योंकि प्राइस पे ही पहला फैक्टर, price of the own commodity is the first and the most important factor which influences demand, इसलिए इसको law of first purchase भी कहा जाता है, law of demand, inverse relationship। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब इसकी assumptions हैं, जैसे मैंने बताया सिट्रस पैरेबस मतलब other factors constant। other factors में क्या आता है बेसिकली assumption में, determinants of demand are assumed to be constant। now what are determinants of demand, लास्ट टू लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, मेरे ही चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, आपको दिखेगी, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड सारे बहुत डिटेल में समझाए थे। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको फटाफट वो 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताती हूँ जो इंडिविजुअल डिमांड है। बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो कांस्टेंट रहेंगे वो है कि आपका जो प्राइस है ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड आप अज्यूम कर रहे हैं चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही, जितनी थी उतनी ही है,
आपकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस को लेके वो चेंज नहीं हो रही ना, मार्केट में कहीं पे भी आपको पता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस चेंज नहीं होने वाला, एंड आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हो रहे, सब कुछ कांस्टेंट है, तो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन है कि सारे बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है, यानी सिट्रस पैरिबस है। सो दीज आर ऑल द अजम्पशंस। देन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम वन बाय वन देखते भी जाएंगे और उसको डिटेल में समझते भी जाएंगे कि बात हो क्या रही है। सो बेसिकली पहला है इन्वर्स रिलेशनशिप। मैंने आपको इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया, मैंने बॉक्स ड्रॉ किया क्यों, दिखाने के लिए कि इन्वर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड का पहला ही फैक्ट कह लो या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहे हैं ना हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे आप, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी। बेसिक है, सिंपल है। अगर लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा, किसी भी एग्जाम्पल को लेके देख लो, कोई भी चीज़ ले लो। अगर आपके हाथ में कोई पेन है, अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप पेन कम लोगे, और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आप पेन ज़्यादा लोगे। या कोई भी कमोडिटी पे ये एप्लीकेबल है, नॉर्मल कमोडिटी पे, ठीक है। सो बेसिकली इन्वर्स रिलेशनशिप है। देन द सेकेंड फैक्ट इज कि क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। व्हाट डू वी मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड आपको डायरेक्शन बताता है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वांटिटी नहीं बताता कि कितने से क्वांटिटी बढ़ रही है, कितने से प्राइस कम हो रहा है। अमाउंट नहीं बताता कि 20 रुपये प्राइस कम हो रहा है तो 2 यूनिट बढ़ रही है डिमांड की, ऐसा कुछ नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड आपको बस एक डायरेक्शन बताता है, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी नहीं बता रहा कि कितने से प्राइस बढ़ेगा तो कितने से क्वांटिटी कम होगी। अमाउंट नहीं बता रहा है ऐसा कोई, तो क्वांटिटेटिव नहीं है। ओके, देन नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है कि आपको पता है अगर प्राइस 2 यूनिट्स बढ़ा तो क्वांटिटी 2 यूनिट्स कम हुई। अगर प्राइस जितने यूनिट से प्राइस कम होगा उतने ही यूनिट से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यानी अगर पेन का प्राइस 2 रुपये कम हुआ तो आप 2 पेन एक्स्ट्रा खरीदेंगे, या पेन का प्राइस 2 रुपये बढ़ गया तो आप 2 पेन कम खरीदेंगे। प्रोपोर्शनल या किसी और प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में आपको नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड कि कितना प्राइस चेंज होगा तो कितनी क्वांटिटी चेंज होगी, राइट। आपको ये बता रहा है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन आपको ये नहीं बता रहा कि आपके कितने यूनिट प्राइस से कितनी यूनिट क्वांटिटी कम होगी, कि कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी इक्वली प्रोपोर्शनल है, या किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में 6:4 है या 2:1 है, एनी प्रोपोर्शन, नो प्रोपोर्शन इज डिफाइंड। ओके, नो प्रोपोर्शन इज डिफाइंड। बेसिकली कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ही नहीं, बस एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है कि कितना बढ़ेगा तो कितना कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन वन साइडेड। आपको ये बहुत क्रूशियल है ध्यान रखना कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बता रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। आप समझ रहे हैं, वाइसा वर्सा, मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से, प्राइस के चेंज होने का असर डिमांड पे क्या पड़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड ये बता रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता रहा कि कल को क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है डिमांड की, या डिमांड मार्केट में चेंज हो रही है तो प्राइस बढ़ेगा या नहीं। बेसिकली आपका क्या बात हुई यहाँ पर आपके प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, ये बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं कह रहा कि डिमांड में अगर चेंज आएगा तो प्राइस में भी चेंज आएगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। बेसिकली वन साइडेड है। टू साइडेड कब होता, अगर हमें पता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और उसी के साथ अगर हमें ये भी पता होता कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, डिमांड अगर कम हो जाएगी मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पता हमें, ऐसा कुछ लॉ ऑफ डिमांड नहीं कह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ सिंपल चीज कह रहा है भाई कि मैं तो ये रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड को क्या होता है, प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड को क्या होता है। पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिमांड अगर चेंज हो जाती है तो प्राइस में कोई चेंज आता है। बेसिकली हम सिर्फ वन साइडेड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी मेंट हियर बाय वन साइडेड। फाइन, सो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अजम्पशन कवर हो गए यहाँ पे। अब हमें देखना है डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कैसे हुआ।
लॉ ऑफ डिमांड के पीछे की स्टोरी क्या है, कि लॉ ऑफ डिमांड जो एक इन्वर्स रिलेशनशिप निकला है प्राइस और डिमांड में, कि आया कहाँ से, ये आया कैसे, कैसे स्टार्ट हुई बात। सो दो चीज़ें हैं। पहला पॉइंट आपको देखना है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। ये हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में देखा था जब हमने 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस पढ़ा था, जब हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे। सो वो भी मैं टॉपिक कवर कर चुकी हूँ। नीचे लिंक प्लेलिस्ट मैंने दिया है पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अगर आप उसे ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखो तो बेटर क्लियर होगा, अदरवाइज ये वाला पॉइंट तो मैं यहाँ पे बोल ही नहीं हूँ। सो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ये हमने वहाँ देखा था। अब आपको ये समझना है कि अगर प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, हम केस ले रहे हैं यहाँ पे पहले पार्ट में, अगर प्राइस कम हो जाता है, प्राइस अगर कम हो जाता है, हमें पहला केस क्या दिया है आपका, MU इज इक्वल टू P दिया है। अब हमें पता चला प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या एरो लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा ना, प्राइस कम हो गया है। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपके यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हो गया, इक्वल था पहले मार्जिनल यूटिलिटी, अब क्योंकि आपका प्राइस गिर गया है तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन P, दिस इज द केस। और मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा था जब प्राइस से ज़्यादा होती है, हमने उस वीडियो में भटूरों का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपने पहला भटूरा खाया और उसने आपको बहुत यूटिलिटी दी, एक भटूरे की कीमत 10 रुपये, लेकिन उसने यूटिलिटी आपको दी ऐसी कि आप कह रहे हो कि इसने तो मुझे 20 रुपये वाली यूटिलिटी दी, इसके लिए तो मैं 20 रुपीज़ भी स्पेंड कर देता। दैट मीन्स उसने यूटिलिटी आपको वर्थ 20 रुपी दी, लेकिन उसका प्राइस 10 रुपी है। अगर उसने बहुत यूटिलिटी दी और आपको लग रहा है इसका प्राइस तो बहुत सस्ता है, उस मुकाबले जितनी वो यूटिलिटी दे रहा है, सो आप एक और भटूरा खाएंगे। सो व्हाट विल यू डू, यू विल इंक्रीज योर डिमांड। तो क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी भटूरे की। कब बढ़ेगी, जब हमने लिया प्राइस कम होगा। प्राइस क्योंकि कम हुआ तो इस वाले रूल से क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़्यादा थी प्राइस से। मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब जो आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की कीमत दे रहे हो वो आपको उससे कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, इतनी दे रही है कि आप उस पर और ज़्यादा पैसे खर्च कर देते अगर वो और महंगी होती। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, मतलब आप वो और कंज्यूम करेंगे, आप डिमांड बढ़ा देंगे। कब, जब आपका प्राइस कम हुआ था। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि वन साइडेड है। भाई मैं ये बताता हूँ, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड पे क्या असर आएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या असर आएगा। यहाँ हमने लॉ ऑफ डिमांड लगाया, हमने कहा प्राइस कम होगा, अब हमें देखना अब क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चले, हमें पता चला प्राइस अगर कम होता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन P आ जाती है। दिस मीन्स यू स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ दैट कमोडिटी बिकॉज दैट कमोडिटी इज गिविंग यू अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस। फाइन, सो व्हाट इज हैपनिंग, आपकी डिमांड बढ़ गई। आ गए ना लॉ ऑफ डिमांड पे कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। स्टेप बाय स्टेप आए, हमें नहीं पता था स्टार्टिंग में क्या होने वाला है यहाँ तक, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने डिराइव किया कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। आपका लॉ ऑफ डिमांड प्रूव हो गया कि हाँ सच है। अब एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि हमें दिया है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है और इज इक्वल टू प्राइस है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी कीमत बढ़ गई, भटूरे का प्राइस बढ़ गया। भटूरे का प्राइस बढ़ते ही क्या हुआ, इस रिलेशनशिप में चेंज आया। प्राइस बढ़ेगा तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस हो गई क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। यूटिलिटी कम हो गई, इसका मतलब भटूरे की कीमत 10 रुपये है लेकिन भटूरा अब आपको 5 रुपये की सेटिस्फैक्शन दे रहा है। आप कहेंगे अब इसमें उतनी यूटिलिटी नहीं रही, अभी ये कमोडिटी मुझे उतनी यूटिलिटी नहीं दे रही, आई डोंट वांट टू कंज्यूम एनी मोर ऑफ इट। व्हाट विल हैपन इज आप डिमांड कम कर देंगे। कब डिमांड कब की हमने, जब आपने प्राइस बढ़ाया। ये भी इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, प्राइस बढ़ा भटूरे का, अब हमें नहीं पता क्या होने वाला था डिमांड को, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस वाले रिलेशनशिप से हमें पता चला कि डिमांड कम हो गई भटूरे की। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा था। यानी हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स। विद दिस पॉइंट MU इज इक्वल टू P हमें पता चल गया, यहीं पे ये भी लिखा है इफ MU ग्रेटर देन P दिस मीन्स डिमांड विल इंक्रीज। यही सब है, सेम चीज़ जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो नो नीड टू डू इट अगेन एंड नो नीड फॉर मी टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो प्रॉपर देख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सब समझ आ जाएगा। देन और भी एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये सिंगल कमोडिटी केस था, अगर हम डबल कमोडिटी केस से लेने की कोशिश करें मार्केट में, अगर हम अज्यूम करें कि 2 ही कमोडिटी हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था आइसक्रीम और चॉकलेट का, अगर हम अभी उसके रिस्पेक्ट में बात करें
तो एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमने देखा था। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है आपका जो नीचे लिखा है, MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY। ठीक है, ये लॉ हमें पता है, दिस होल्ड्स। अब हमें इसमें लगाना है, इससे आना है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे प्रूव होगा इससे। अगर मैं एक्स कमोडिटी की बात करूं, ठीक है, मैं बोलूं एक्स का प्राइस कम हो गया, एक्स कमोडिटी क्या है, आइसक्रीम ले लो, एक्स आपकी आइसक्रीम है, वाई आपकी चॉकलेट है, फाइन। तो अब आपने आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम का प्राइस कम हो गया। मैथ्स में इतना बेसिक पढ़ा होगा आप सभी ने कि अगर डिनोमिनेटर कम हो जाए तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो बढ़ जाती है। ये मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। अगर कोई फ्रैक्शन है, ये इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती है तो ओवरऑल आपकी जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपका प्राइस कम हो गया आइसक्रीम का, इसका मतलब क्या रिलेशनशिप आ गया है, MUX बाय PX की वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई है, यानी ये ग्रेटर हो गया है MUY बाय PY से। ठीक है, ग्रेटर हो गया है, यानी X यूटिलिटी ज्यादा दे रहा है एज कंपेयर टू Y, आइसक्रीम ज्यादा यूटिलिटी दे रही है। लॉजिक है, अगर इस फ्रैक्शन और मैथ से ना भी जाओ, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अगर आइसक्रीम है और चॉकलेट है, आपको एक पॉइंट पे बराबर यूटिलिटी दे रही है, सडनली आइसक्रीम का प्राइस कम हो जाता है, तो आइसक्रीम आपको अब सस्ती पड़ रही है, वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। तो आइसक्रीम अगर आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है तो क्या होगा, आप एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ाई आपने, क्योंकि एक्स का प्राइस कम हुआ था। आ गया लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम हुआ और उसके बाद ये हुआ। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपका प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा तो भी सेम रिलेशनशिप आएगा। बेसिकली आपका इनवर्स रिलेशनशिप ऐसे आएगा, कैसे भी फिट कर लो, y का प्राइस इंक्रीज कर दो, कम कर दो, x का प्राइस हमने यहाँ कम किया है, बढ़ा दो, कैसे भी स्टार्ट करो, लॉ ऑफ डिमांड पे ही आ जाओगे एंड वाले स्टेप पे। करके देखो खुद, मैंने अभी यहाँ पे केस लिया था, प्राइस ऑफ x कम हो रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है इक्वेशन को। आई थिंक आप इतना कर सकते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ फिगर आउट करना है कि हाँ मैंने आपको जो बताया वो सही है या नहीं, तो खुद करके देखो कि अगर px बढ़ जाता है तो क्या होता है, अगर py कम हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे, और अगर py बढ़ जाता है तो क्या होता है। मैं आपको ब्रॉड में बता देती हूँ, अगर आपका py बढ़ गया तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू गिर जाती है, तो उसमें क्या होगा आपका, तब भी MUX बाय PX ग्रेटर आएगा क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई है। ओके, ये सब आप हिट एंड ट्रायल सारा करके देखो, आप एंड में एक ही कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है। हमने एंड पे यहीं पर आना है घूम फिर के, और हमने ये डिराइव किया है। सो बेसिकली ये आपकी डेरिवेशन है। ठीक है, ये आपकी डेरिवेशन है जो हमने की। इसी के साथ हमने लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कर लिया है। अब हम किस चीज़ पर आ रहे हैं, ये आपकी डेफिनेशन थी, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इरेज कर दिया। सो अब हम आएंगे, आपका जो अगला स्टेप है, जो अगला पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। हमने लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन देख ली कि सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, हमने फैक्ट्स देख लिए लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या बात हो रही है, कि वन साइडेड है, इनवर्स रिलेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, सब हमने समझ लिया। हमने डिराइव भी कर लिया लॉ ऑफ डिमांड को, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देख लिया हमने जब डिराइव किया सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी में, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी हर एक्स्ट्रा कमोडिटी जो आप कंज्यूम करते जाएंगे, जब आप पहला भटूरा करेंगे वो आपको बहुत यूटिलिटी देगा, जब आप दूसरा करेंगे तो वो उसके पहले भटूरे के मुकाबले थोड़ी कम यूटिलिटी देगा। मैं नहीं कह रही यूटिलिटी नहीं देगा, लेकिन पहले भटूरे के मुकाबले थोड़ी कम देगा। उसके बाद जब आप तीसरा भटूरा लेंगे तो वो तो आपको दूसरे के मुकाबले भी कम देगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक भटूरा एक्स्ट्रा खाते जाएंगे, हर एक एक्स्ट्रा भटूरे की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी। इस वजह से ही हमारा जो इक्वेशन थी, इक्वालिटी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑलवेज, और ये सब हम डिराइव करते हैं। सो दिस इज द रीजन कि मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि आपकी कम होती रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती रहती है, इसीलिए जब आप हर एक्स्ट्रा भटूरा खा रहे हैं और वो हर एक्स्ट्रा भटूरा आपको प्रीवियस भटूरे के कंपैरिजन में कम यूटिलिटी दे रहा है, इस वजह से अब आप उसकी डिमांड कम करते जाएंगे।
उसकी डिमांड कम करते जाएंगे, उसका प्राइस आपके लिए बढ़ता जाएगा। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं पहले। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है कि अगर हमने टी और कॉफी की बात की, टी और कॉफी हमने बात की कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो क्या हो रहा है कि आपको ये समझना है कि अगर आपका यहाँ पर टी है, आपकी कॉफी है, तो हमारी टी मेन कमोडिटी है, कॉफी उसका सब्स्टिट्यूट है। तो आपकी अगर कॉफी का प्राइस कम हो रहा है, कॉफी का प्राइस कम हो रहा है, तो आप कॉफी को डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। या बेसिकली अगर आप कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो आप, क्योंकि कॉफी अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आप टी की डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए अब रिलेटिवली टी महंगी हो गई, जबकि टी के प्राइस में कुछ नहीं हुआ, टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन टी का जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस जब कम हुआ तो रिलेटिवली, रिलेटिव मतलब क्या होता है कि कंपैरेटिवली, दोनों का अगर कंपैरिजन करें, एक होता है एब्सोल्युटली, एक होता है रिलेटिवली। रिलेटिवली जब हम किसी गुड की बात करते हैं इन रिलेशन टू अदर गुड, दैट इज व्हाई आई यूज द टर्म रिलेटिवली। सो व्हेन रिलेटिवली, अब आपके चाय के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चाय का जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी, कॉफी का प्राइस कम हो गया तो आप कॉफी की तरफ डेविएट हो गए, तो क्या हुआ कि चाय की डिमांड कम हो गई, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट की वजह से प्राइस और आपकी डिमांड का रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस कम हुआ है, आपका डिमांड यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन प्राइस आपका क्या हुआ, कंपैरेटिवली आपकी चाय महंगी हो गई। चाय के प्राइस को कुछ नहीं हुआ, पर कॉफी के रिलेशन में आपकी चाय महंगी हो गई, और चाय महंगी होने की वजह से चाय की डिमांड कम हो गई। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि बिना चाय का प्राइस चेंज हुए भी चाय महंगी हो गई। क्यों, सब्स्टिट्यूट गुड को अगर हम कंपेयर करें। ऐसे ही इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट है आपका कि अगर आपका अगर आपका यहाँ पे प्राइस कम हो गया, चाय का लेते हैं हम, चाय ले रहे हैं, ठीक है, चाय की बात कर रहे हैं, टी की बात कर रहे हैं, टी का आपकी इनकम है, आप मानो 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए में आप 10 रुपए का एक पैकेट आता है चाय का, तो आप क्या करते हो, 10 पैकेट खरीदते हो चाय के, ठीक है। क्या लिखा मैंने, आपकी इनकम y इज इक्वल टू 100, ठीक है, प्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू 10, क्वांटिटी आप टी की कितनी खरीद रहे हो, टोटल इनकम है, और सारी इनकम अगर चाय पे खर्चा कर रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, 10 रुपए में अगर एक पैकेट आ रहा है तो 100 रुपए में कितने पैकेट लेते होगे, 10 लेते होगे, ठीक है। ये समझ आया, इसमें कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ, आपका ना चाय का प्राइस, नया प्राइस को ऐसे लिख देते हैं, आपका नया प्राइस हो गया 5। नया प्राइस 5 होने की वजह से अगर आप अभी भी 10 पैकेट ही लो, अब 10 पैकेट आपको कितने के पड़ेंगे, जो 10 पैकेट पहले 100 रुपए के पड़ते थे, अब 10 पैकेट कितने के पड़ेंगे, 50 रुपए के, ठीक है। इनकम कितनी है अभी भी 100 रुपए, इनकम तो चेंज नहीं हुई, लेकिन पहले ये पूरी इनकम चाय पे जाती थी। अब चाय के आपने उतने ही पैकेट खरीदे 50 रुपए खर्चा करके, लेकिन क्या हुआ, आपके पास अभी भी 50 रुपए इनकम बच गई, यानी आपकी इनकम एक तरह से बढ़ गई बिना एक्चुअल भी इनकम बढ़े। कैसे इनकम बढ़ गई, सारी इनकम अगर 10 पैकेट चाय में लग जाती थी, चाय का प्राइस कम होने की वजह से अगर आप उतने ही पैकेट लो चाय के, तो उतने पैकेट अब आपको 50 में पड़ गए, अभी भी आपके हाथ में 50 रुपए बच गए। पहले बचते थे, नहीं बचते थे। जब चाय का प्राइस 10 रुपए था तब आपके हाथ में 1 रुपया नहीं बचता था, सारे पैसे चाय के 10 पैकेट पे खर्चा हो जाते थे। आज की डेट में चाय के 10 पैकेट पे 50 रुपए खर्चा होता है, हाथ में 50 रुपए रह जाते हैं। इसका मतलब रिलेटिवली अब आपके लिए इनकम बढ़ गई रियल टर्म्स में, क्योंकि अब क्वांटिटी ज्यादा आने लगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरे 100 रुपए अब खर्चने निकलोगे तो आप 20 पैकेट ले सकते हो चाय के। रियल टर्म्स में अब क्या हुआ, आपकी एक तरह से इनकम एक्चुअली में बड़ी नहीं है, इनकम 100 रुपए ही है, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से इनकम बढ़ी हुई लग रही है। क्यों, क्योंकि अब पहले जो 10 पैकेट 100 रुपए में आते थे, अब वो 10 पैकेट 50 में आए, तो आपके हाथ में 50 रुपए बच गया। तो ये भी आपका लॉ ऑफ डिमांड में होता है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन होता है। अब क्या है आपका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, जब हम मिला देते हैं इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट।
प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इनकम इफेक्ट को अगर मैं आई लिखूँ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को अगर SE लिखूँ, तो हमारा जो प्राइस इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है किसी गुड का प्राइस चेंज नहीं हुआ पर वो गुड फिर भी महंगा या सस्ता हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी सब्सटीट्यूट का प्राइस चेंज हो गया। बिना प्राइस चेंज हुए भी कोई गुड महंगा या सस्ता हो सकता है, उसको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इनकम इफेक्ट कहते हैं बिना आपकी इनकम सच में बढ़े भी आपकी इनकम ज्यादा या कम हो सकती है, प्राइस चेंज की वजह से हो रहा है सब। तो प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी इनकम बिना एक्चुअली में बढ़े भी ज्यादा या कम लग सकती है। ऐसे ही बिना एक गुड का प्राइस चेंज हुए भी वो गुड महंगा या सस्ता हो सकता है, उसको सब्सटीट्यूशन कहते हैं। और जब दोनों इफेक्ट ऐड कर देते हैं उसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हाँ बिल्कुल ही एक नई चीज़ है और समझने में भी बहुत डिटेल्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ बेकार, मतलब कुछ ऐसा है जो आपको समझ ना आए, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जस्ट दैट थोड़ा डीप लेवल पे सोचना पड़ेगा इसके लिए। मतलब जो अभी तक हम कवर करते हैं टॉपिक्स, जो सिंपल चीज़ें समझ आ गई हैं एक एग्जाम्पल से दूसरे से, इसको समझने के लिए थोड़ा डीप थिंकिंग चाहिए होगी, बस थोड़ा और फोकस समझना पड़ेगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर होता तो आप मुझे मेंशन कर दो, मैं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। ओनली इफ यू मेंशन इन यू लास्ट की प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है आपका जो एक और रीजन है आपका लॉ ऑफ डिमांड का, बेसिकली एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स आ जाते हैं आपके, कैसे आ जाते हैं, अगर आइसक्रीम का कोई फैमिली पैक है, ठीक है, वो फैमिली पैक आइसक्रीम का 100 रुपये का आ रहा था या 200 रुपये का आ रहा था, तो बहुत सारे लोग वो फैमिली पैक नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए बहुत सारे लोग ले ही नहीं रहे थे। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ, फैमिली पैक पे कुछ सेल आई, कुछ वैल्यू आई, आप गए मदर डेयरी और आपको पता चला कि वो फैमिली पैक जो आइसक्रीम का है उस पर आपको आधे रेट में मिल रहा है। क्या होगा, अब जो पहले कस्टमर फैमिली पैक नहीं लेते थे, प्राइस कम होने की वजह से वो कस्टमर भी जुड़ जाएंगे साथ में। और अगर इवन कोई गरीब होगा, अगर आपको पता है कि 50 रुपए में फैमिली पैक मिल रहा है जो बहुत बड़ा है, जो कम से कम 10 लोग खा सकते हैं, तो आप उसको लेने आ जाएंगे। तो एडिशनल कस्टमर आ जाता है, प्राइस कम होने की वजह से एडिशनल कस्टमर जुड़ जाते हैं जो पहले उस चीज को कंज्यूम ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, प्राइस कम होने की वजह से अब कस्टमर की लिस्ट में वो भी जुड़ जाते हैं, इस वजह से भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज इसलिए भी होती है क्योंकि प्राइस कम होते ही आपके साथ एडिशनल कस्टमर जुड़ जाते हैं। देन क्या है, डिफरेंट यूजेस। एक कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो इसलिए भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। क्यों, क्योंकि अगर दूध लेने जा रहे हैं आप, अगर दूध को आप यूज करते हैं नॉर्मल पीने के लिए, दूध से आप दूध की खीर बनाने के लिए यूज करते हैं, दूध को आप पनीर बनाने के लिए यूज करते हैं, सो बेसिकली दूध को आप हर आइटम में यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही दूध का प्राइस बढ़ेगा, अब आप क्या करेंगे, दूध की डिमांड कैसे कम कर देंगे, आप दूध को सिर्फ उस यूज में लगाएंगे जो यूज आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप दूध का पनीर बनाना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है दूध महंगा हो गया, तो अब आप जो उससे पनीर बना रहे थे वो महंगा पड़ रहा है, जो आप खीर खा रहे थे वो महंगी पड़ रही है, तो आप दूध सिर्फ पीने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और अगर दूध का प्राइस कम हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आप दूध को ज्यादा डिमांड करेंगे, आप कहेंगे अब दूध की कीमत कम हो गई है, चलो अब दूध से हम पनीर भी बना लेते हैं, दूध से हम खीर भी बना लेते हैं, दूध के हम और यूजेस ले लेते हैं। सो डिफरेंट यूजेस की वजह से भी प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है। एडिशनल कस्टमर्स का भी रोल होता है, इनकम इफेक्ट होता है, सब्सटीट्यूशन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये भी कवर हो गया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो है आपका एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। दिस इज पार्ट 1 विच एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन एज वेल, कि ये वाला पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने कवर किया बेसिकली कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि बेसिकली आपके जो भी फैक्ट्स हैं, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, और उसके साथ साथ हमने लॉ ऑफ डिमांड पूरा डिराइव किया एंड चेक किया कि रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के।
सो कायदे से आपको लग रहा होगा लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो गया, बट बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट बाकी है विच इज एक्सेप्शंस। जब हमने ये सब समझ लिया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्यों होता है, सो ये भी जानना जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या फेल होता है, और अगर फेल होता है तो क्यों होता है, कब होता है। सो दिस short part we'll cover which is exceptions of law of demand in the next part in the continuity of this video only. So stay tuned and till the next time, take care and bye bye.